नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से सियासी पारा वहां पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश ये की गई है कि असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में वहां पर अपना जो विस्तार है वो किया जाए। और इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान भी वहां पर कर दिया है कि मेयर इस बार बीजेपी का होगा, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव को जीतकर तेलंगाना में सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश में है। ऐसे जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी रविवार को वहां पर रोड शो किया। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश वहां पर की गई। रोड शो के बाद अमित शाह ने एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। रोहिंग्या समेत कई मुद्दों पर ओवैसी को अमित शाह ने घेरा और वहीं ओवैसी ने भी शाह पर पलटवार किया। एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि गृह मंत्री आप हैं, आप कार्रवाई करने के लिए सांसद से चिट्ठी किस तरीके से मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस और टीआरएस पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। अब आप बताते नहीं, अगर यहाँ पे रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, तो होम मिनिस्टर आप है ना, मैं तो नहीं हूं। इसका कोई जवाब नहीं। और फिर आके बोलना कि हम हैदराबाद में अपना मेयर बनाएंगे। अमित शाह साहब, हैदराबाद की कहावत है, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े ही छिछड़े रहते हैं। आप आए हैदराबाद को, आपने देखा होगा चार मीनार कितना खूबसूरत है। इस चार मीनार की फनकारी को आपने देखा होगा कि कितनी खूबसूरत इमारत है ये। और आप आकर ये बोलते हैं कि मैं पार्लियामेंट में मेरे को लिख के दो। आपके ही पार्टी के कोई बच्चे से पूछ लो, उन्हें ही बिल बिला रहा था, ये उन्हें ही बिल बिला रहा था, रोहिंग्या पाकिस्तान, उससे पूछ लो आप, बताओ। इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ अनिल मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। अनिल जी, जिस तरीके से निकाय चुनाव होने हैं हैदराबाद में, हालांकि उसके लिए अब चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन ऐसा लगा कि देश की सियासत का केंद्र फिलहाल हैदराबाद ही है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आप जो वर्तमान में राजनीतिक के समीकरण बैठाए जा रहे हैं, जिस ढंग से राजनीतिक पटल पे खेल खेले जा रहे हैं, जिसको हम लोग अपनी पत्रकार मीडिया के भाषा में कहा जाता है जी, तो उस ढंग से देखिए तो भाजपा ने जिस ढंग से जिसको कहते हैं कि फर्श से अर्श तक अपना सफर तय किया जी, तो अगर वो देखा जाए तो उत्तर भारत का था। उत्तर भारत आधा भारत होता, दक्षिण भारत की तरफ अभी उनके पांव नहीं फैल पाए थे। तो अब चूंकि भाजपा उत्तर भारत पे एक तरह से पूरी तरह से काबिज हो चुकी है, तो दक्षिण भारत बचा हुआ था। उस दक्षिण भारत में पैर पसारने का ये सबसे प्रमुख मौका था। हैदराबाद, चूंकि अगर आप ध्यान देखें, जम्मू कश्मीर के बाद अगर भारत जब आजाद हुआ और एक भारत राष्ट्र और देश का निर्माण हुआ, उसमें दूसरे नंबर पे हैदराबाद सबसे ज्यादा विवादित जगह थी, और जहां पर अभी तक कांग्रेस और साथ में क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला था, वहां पर भाजपा का अब घुसपैठ बनी हुई है। और निश्चित रूप से भाजपा ने धीरे धीरे पांव पसारने शुरू किए, और उसमें सबसे ज्यादा ओवैसी का रोल, जो अभी बिहार से लेकर अन्य स्टेट के इलेक्शन में देखने में आया, जो जैसी उनकी राजनीति है, तो चूंकि बीजेपी के लिए बहुत अनुकूल राजनीतिक एक मैदान तैयार हुआ है। तो अगर आप ध्यान दें तो अमित शाह हो या योगी हो, क्यों इस तरह के लोगों को वहां पर भेजा जा रहा है? क्योंकि वहां ध्रुवीकरण करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसको ओवैसी ने पहले से कर रखा था, और जो दूसरा मैदान खाली था उसको बीजेपी अपने पाले में करने के लिए, क्योंकि मैदान खाली था तो उसके लिए वो कूद पड़ी है, जिससे कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को दरकिनार करते हुए ओवैसी के विरोध में जितने भी वोट हैं वो अब निश्चित रूप से बीजेपी के पाले में गिरेगी। तो बिल्कुल अनिल जी, ऐसा लग रहा है जैसे हैदराबाद में निकाय चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव हो किसी राज्य के। देखिए,
कहा जाता है ना, मकान जब बनाइए तो नींव बहुत मजबूत होनी जी। चाहिए, नींव पर ही पूरा मकान खड़ा होता है। जी। तो चूंकि अब ये नगर निकाय का चुनाव है, अगर यहाँ नींव मजबूत बीजेपी की पड़ गई या किसी भी पार्टी की, तो निश्चित रूप से उसका विधानसभा और पार्लियामेंट, जब लोकसभा चुनाव होता है, उसमें बहुत बड़ा असर होता है। क्योंकि अभी वहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब योगी जी ने रोड शो किया या अमित शाह जी ने रोड शो किया, तो अगर आप ध्यान दें उस रोड शो में किस तरह के बोल बोले गए, किस तरह के नारे लगाए गए, किस तरह की पॉलिटिक्स की गई। तो वहां जय श्री राम, आप सोचे हैदराबाद में अगर जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है तो इसके पीछे की जो राजनीति है, बिल्कुल सही है कि हर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकती हैं, लेकिन मैंने फिर कह रहा हूं कि जहां ओवैसी ने एक तरफ तवा के एक तरफ अपनी रोटी सेक रखी थी और दूसरी तरफ वो क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय पार्टी जिसमें कांग्रेस भी थी, वो रोटी बटी हुई थी, तो उस खाली जगह पे अपने को पूरी तरह से भरने के लिए बीजेपी ने अपना कमल का फूल स्टैब्लिश करने के लिए उस जगह का यूज किया है। और जिसमें वो जैसे नॉर्थ इंडिया में सक्सेस हुए, सफल हुए, तो निश्चित रूप से उस फीलिंग, उस भावना के तहत ये कहीं न कहीं पैर जमाने में कामयाब होगी। अनिल जी, हैदराबाद का नाम बदलने की भी बात की जा रही है और हैदराबाद का नाम बदलने के साथ साथ रोहिंग्याओं का जो मामला बड़ा एक मुद्दा रहा है असदुद्दीन ओवैसी के लिए, अब उन पर भी एक बार फिर से वहां पर फटकारते हुए नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और उसके बाद जिस तरीके की जो प्रतिक्रिया सामने आई ओवैसी की, उन्होंने ये कहा है साफ तौर पर कि मैं गृह मंत्री थोड़ा ही हूं, गृह मंत्री आप हैं, आप कीजिए कार्रवाई। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं इसीलिए बड़ा क्लियर बोल रहा था कि अगर आप ध्यान दें, नाम बदलना है, क्षेत्रों का नाम, किसी स्मारक का नाम या बिल्डिंग का नाम या जय श्री राम का नारा, तो आप इस राजनीति को समझिए, वहां क्या क्या स्थिति है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना और चीजों की जरूरत है, क्या कमी है, क्या ज्यादा है, इस पर बातचीत नहीं होगी। अगर आप जिस पार्टी के लिए आप बात कर रहे हैं, जिस नेता की बात कर रहे हैं, उस पूरी पार्टी या उस नेता का यही शुरू से राजनीति का एक कदम रहा है कि जहां जाना है वहां मुद्दों आधारित बात करनी है और मुद्दे इनके अपने होते हैं। भाजपा का ये सबसे बड़ी चाल होती है, तो एक मैच की तरह खेलते हैं, मैच में मैदान पिच अपने ढंग से बनाते हैं, अपने ढंग से सजाते हैं, मुद्दे भी अपने ढंग से लेते हैं और उसके बाद सामने जितनी भी विपक्षी पार्टियां होती हैं उनको ये अपनी शर्तों पे खेलने पे मजबूर कर देते हैं। क्योंकि अगर जो सच्चाई है, जो रियल है, जिसपे चुनाव कहा जाता है, उन मुद्दों पे बात हो तो शायद ये बैकफुट पे आ जाए। तो इसीलिए इनकी ये एक राजनीतिक चाल कहें या आप उसको इनका गेम माइंड कहें, बिल्कुल एक रणनीति है, एक रणनीति है विपक्ष को उलझाने की। तो क्या इसमें विपक्ष पूरी तरह से वहां पर उलझता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो गढ़ है ओवैसी का, एमआईएम का, तो क्या उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी इस बार बीजेपी? ये बिल्कुल सच है, जैसे बिहार चुनाव हुआ और एमआईएम का जो रिजल्ट आया, अब आगे बंगाल का भी है और अभी यहाँ हैदराबाद में हो रहा, तो बीजेपी के लिए बहुत मैंने कहा ना अनुकूल एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया ओवैसी ने। अगर ये कहा जाए कि कहीं न कहीं ओवैसी इनके बी पार्ट है, जैसा बच्ची आरोप लगा रहे हैं, शायद वो कहना ठीक नहीं है, लेकिन ओवैसी अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन उस फायदे में बीजेपी का फायदा है। जहां ओवैसी अपनी मैदान, अपनी पिच तैयार कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में जाके वो सारा फायदा अगर मिलना है, किसी को मिलना है, तो भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। तो चूंकि ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है, तो जिसका फायदा बीजेपी खुद ब खुद ले रही है, जिसमें कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी है या अन्य क्षेत्रीय पार्टियां, वो खुद ब खुद बाउंड्री से बाहर हो जाएंगी, वो खेल से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि ओवैसी ऐसी पिच तैयार कर रहे हैं जिसमें ओवैसी को जितना फायदा मिलना है वो लेंगे, लेकिन उसके बाद जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ले रही है और इसी को राजनीति कहते हैं, इसी को राजनीति में कूटनीति कहते हैं। बिल्कुल, तो क्या यही वजह है अनिल जी के इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अमित शाह? उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस बार हम संगठन को बढ़ाने के लिए या मजबूत करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार मेयर बीजेपी का होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये तो एक चुनाव लड़ने की रणनीति होती है, चाहे अभी लेटेस्ट में बिहार हो या इसके पहले जितने चुनाव हो, तो कोई भी पार्टी लड़ती तो बाकी तो फिर भी थोड़ा सा बोलने में संकोच करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये एक माहौल बनाने का ढंग है। तो जितने भी चुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ हो, तो वहां भी इन्होंने 2/3 बहुमत की बात कर डिक्लेयर कर दिया था चुनाव प्रचार के दौरान। तो रिजल्ट कुछ भी हो, तो एक जो एक जिसको कहते हैं ना कि माहौल बनाना, तो उस माहौल को बनाने में बीजेपी हमेशा कामयाब रही है। वो चुनाव के पहले और गणना के मतगणना के पहले तक माहौल बनाती है। तो निश्चित रूप से
कहीं ना कहीं जो इनके अपने सपोर्टर हैं वो किसी भी कारण से उनमें एक आत्मविश्वास लाने का या उनमें एक दम भरने का कि अपने वोट के साथ 2 वोट और दिला दो क्योंकि हम जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। संदीप जी की आवाज सही नहीं आ रही है, मैं पीसीआर टीम से अपील करूंगा एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल हैदराबाद में बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी मैदान में उतरे और जाकर के उन्होंने चुनाव से पहले ही, मतदान से पहले ही यह दावा कर दिया कि इस बार तो मेयर बीजेपी का ही होगा। और वहीं असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है हैदराबाद को, क्योंकि वहां पर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मोदी लहर चली, ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से कि लहर नहीं, ये तो सुनामी है, उसमें भी वो अपने गढ़ में मजबूत स्थिति में दिखाई दिए। और ऐसे में अब निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में जिस तरीके से हमारे साथ अनिल मिश्रा जी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा कि माहौल बनाने में सफल रही है बीजेपी। हालांकि जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें देखने वाली बात होगी कि परिणाम रहेंगे क्या, लेकिन माहौल बनाने में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सफल रही है। संदीप एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मुझे हितेंद्र आपकी आवाज सुनाई दे रही है। बिल्कुल संदीप जी, जिस तरीके से निकाय चुनाव है हैदराबाद में, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे किसी राज्य के वहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हों, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री भी वहां पर चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आए। देखिए हितेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हैदराबाद का ये चुनाव है और सीधी ओवैसी बंदियों से टक्कर है, तो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की ये एक नेचर रही है, इनका ये करेक्टर रहा है कि कोई भी, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं, पूरी तैयारी के साथ चुनाव को लड़ते हैं। और उसी कड़ी में भाजपा ने इस बार ठाना है कि अपना मेयर बनाना है। और उसी कड़ी में आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद में उतरी है, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात कर लीजिए, चाहे जेपी नड्डा की बात कर लीजिए, चाहे अमित शाह की बात कर लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। और इस बार पूरा मूड है कि किसी भी तरीके से एनी हाउ वहां पे अपना मेयर बनाना है। और ये तैयारी केवल मेयर बनाने की नहीं है, आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, ये तैयारी आप उसको करके समझ सकते हैं कि ये शुरुआत है विधानसभा चुनाव की। बिल्कुल, अनिल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पहले नींव अगर मजबूत होगी तभी उसके ऊपर इमारत जो है वो मजबूत बनेगी। आप भी कुछ इसी तरीके से कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल हितेंद्र जी, मैं इस बात से एग्री करता हूं, जो हमारे साथी है उन्होंने ये बात कही है। भारतीय जनता पार्टी अपने पैर वहां पे जमा चुकी है। आपने देखा होगा वहां पे मिस्टर राजा हैं जो ऑलरेडी विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ग्रास रूट पे काम कर चुकी है, अपनी टीम खड़ी कर चुकी है। और अब ये इस चुनाव में साबित करना चाहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से खड़ी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बातें वहां पे रखी हैं, वहां पे चाइना का भी जिक्र आया है, वहां पे पाकिस्तान का भी जिक्र आया है, वहां पे राम मंदिर का भी जिक्र आया है, वहां पे जिस तरीके से प्रभु श्री राम के नाम का एयरपोर्ट अयोध्या में बनाया जा रहा है, उस चीज का भी जिक्र आया है। और सबसे बड़ी मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। और रोहिंग्या के मुद्दे पर अगर बात विपक्ष की जाए तो विपक्ष ने जिस तरीके से सीएए के दौरान जिस तरीके से हंगामा किया था संसद में भी, उसको लेकर के भी अमित शाह ने कहा है कि अगर रोहिंग्याओं को निकालते हैं तो उनके पक्ष में बात कौन करता है। और वहीं आंकड़ों की बात निकालने की बात जब होती है तो असदुद्दीन ओवैसी से चिट्ठी लिख करके वो मांगते हैं, तो क्या विपक्ष के सामने झुकती हुई नजर आ रही है बीजेपी? बिल्कुल, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ। जिस तरीके से आज अमित शाह जी ने आरोप लगाए कि जब रोहिंग्याओं की बात की जाती है या सीए की बात की जाती है, एनआरसी की बात की जाती है, तो किसको दर्द होता है, कौन उनकी आवाज बन के खड़ा होता है, वो एक नाम है, वो असदुद्दीन ओवैसी का नाम है। और इसके साथ साथ आपको पता है अमित शाह ने यह भी कहा है कि मैं हैदराबाद को भाग्य नगर बनाने आया हूँ, इसको भाग्य नगर बना दिया जाएगा, लोगों की किस्मत बदलेगी। और भाग्य लक्ष्मी मंदिर जो कभी बड़े विवादों में आ गया था, खतरे में आ गया था, वो आज सुरक्षित है और वहां से पूजा पाठ करके चीजें शुरू की जाती हैं। तो आने वाले टाइम में अगर सब कुछ भाजपा के अकॉर्डिंग चलता रहा तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर भी हो सकता है। जी बिल्कुल, संदीप चौधरी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके का माहौल वहां पर बनाया गया निकाय चुनाव को लेकर के, उसमें अब ये साफ साफ वहां पर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जिस तरीके का माहौल वहां पर बनाया गया है।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को लेकर के किसान उग्र नजर आ रहे हैं। किसान केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने बुराड़ी जाने से साफ मना कर दिया है। उनका यह कहना है कि बुराड़ी खुली जेल की तरह है। किसान नेता सुरजीत सिंह फूल ने यह कहा है कि बातचीत के लिए रखी गई शर्त किसानों का अपमान है। हम बुराड़ी कभी भी नहीं जाएंगे। बुराड़ी ओपन पार्क नहीं बल्कि एक ओपन जेल है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने ये फैसला लिया है कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड किसान संघ के अध्यक्ष से दिल्ली पुलिस ने यह कहा था कि उन्हें जंतर मंतर पर ले जाया जाएगा, लेकिन उन्हें बुराड़ी मैदान में ले जाकर के वहां पर बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि बुराड़ी जेल जाने की बजाय हम दिल्ली में एंट्री के 5 रास्तों का घेराव करेंगे। हमारे पास 4 महीने का राशन है, तो हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि किसानों ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो अब ना ही तो किसी पार्क में जाएंगे क्योंकि उन्होंने उसे ओपन जेल बता दिया है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारे पास सबूत है इस तरीके के कि वो ओपन जेल है। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से अगर हम केंद्र की मोदी सरकार की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस की बात करें, तो दिल्ली पुलिस जो है वो किसानों को लगातार कहती नजर आ रही है कि बुराड़ी के अंदर जो निरंकारी भवन है वहां पर किसान जो है वो अपने मोर्चे को लेकर जाएं। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो जिस तरह से आज एक लंबी बैठक हुई थी जिसमें किसान सीधे तौर पर स्पष्ट कर चुके थे कि वो सिंधु बैठ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों को वापस लेने का कोई फैसला नहीं लेती या फिर किसानों के मन मुताबिक इसके अंदर संशोधन नहीं किया जाता। तो अभी जो सिंधु बॉर्डर है उसी के ऊपर जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, क्योंकि अगर बुराड़ी की तरफ सीधे तौर पर किसान चले जाते हैं तो फिर जो बॉर्डर है वो एक्टिव दोबारा से हो जाएगा। एक बार फिर से यातायात जो है वो बहाल हो जाएगा और किसान जो है वो केवल उस ग्राउंड तक सीमित रह जाएंगे, क्योंकि इस वक्त अगर उस ग्राउंड की बात करें तो उसमें जिस तरह से अब तो खैर वहां पर किसी तरह का समागम नहीं होता, लेकिन निरंकारी समागम के समय भी वहां पे 1 से 2 लाख के आसपास लोग जो हैं वो जुटते नजर आए थे। इतना बड़ा वो ग्राउंड है, तो ऐसे में वहां पर किसान जो हैं सीधे तौर पर जिस तरह से बात करते नजर आ रहे हैं कि उनके लिए वो ओपन जेल है, क्योंकि पुलिस फोर्स जो है वो वहां पर लग जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो वहां पर तैनात हो जाएंगी। इसी वजह से किसान जो है वो अपने आवाज को, अपने इस धरने को कहीं ना कहीं कमजोर नहीं होने दे रहे हैं और अभी भी रोड के ऊपर डटे हुए हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तब तक डटे रहेंगे जब तक उनको केंद्र की मोदी सरकार किसी तरह का लिखित में कोई आश्वासन नहीं देती कि इन कानूनों को लेकर आने वाले दिनों में सरकार क्या फैसला लेने वाली है और क्या एमएसपी को इंश्योरेंस में रखा जाएगा, क्या एमएसपी को इंश्योर किया जाएगा या फिर नहीं। जी विनीत, बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। यूपी बॉर्डर पर भी किसान हैं और हरियाणा बॉर्डर पर भी किसान हैं। तो ऐसे में जो किसान नेताओं की तरफ से जो ये आह्वान किया गया है कि जितने भी रास्ते दिल्ली में आते हैं उन सभी को सील किया जाएगा, उसको लेकर के फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अगर यूपी की बात करें तो यूपी की तरफ से किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहां पर भी किसान जो है वो लामबंद होने शुरू हो चुके हैं। यानी चौतरफा दिल्ली को घेरने की जो रणनीति बनाई जा रही है ताकि दिल्ली की जो सप्लाई है वो भी बाधित होती नजर आएगी, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दूध और जो सब्जियां हैं वो दिल्ली को हरियाणा और पंजाब ही मुहैया करवाता हुआ नजर आता है। यूपी से भी जो सब्जियां हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली में जाती नजर आती है। तो ऐसे में ये सप्लाई जब बाधित होगी तो फिर दिल्ली की जो कह सकते हैं कि जो दिल्ली की गाड़ी सुचारू रूप से चलती है उसका पहिया भी कहीं ना कहीं डगमगाने लगेगा। इसी वजह से किसान सभी की सभी जो दिल्ली के नेशनल हाईवे हैं उनको सील करने की बात करते नजर आ रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस आह्वान का अन्य राज्यों के किसानों पर क्या फर्क पड़ता है और ये अन्य राज्यों के जो किसान हैं वो उसको लेकर क्या फैसला करते हैं। जी, और जिस तरीके से विनीत पंजाब की सरकार पंजाब में किसानों का समर्थन कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही दिल्ली की सरकार दिल्ली में भी किसानों का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। हरियाणा और पंजाब के सीएम एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मामले में सियासत करने पर उतर गई है। उन्होंने साफ तौर पर सीएम कैप्टन पर भी पीएम मोदी के साथ मैच फिक्सिंग करने का आरोप लगाया। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से पंजाब में स्पष्ट है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का पूरा समर्थन जो है वो किसानों को मिला हुआ था, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार बात करते नजर आ रहे थे और जो मामले दर्ज हुए थे वो मामले वापस ले लिए गए थे। उसके बाद ये कह रहे थे कि हम इन कानूनों को पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। तो ऐसे में पंजाब का पूरा समर्थन था। लेकिन दिल्ली में भी समर्थन की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में पूर्ण रूप से इस आंदोलन को समर्थन देती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है वो ये बात कहती नजर आ रही है
कि किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जब पुलिस के द्वारा जो 9 स्टेडियम है उनको अस्थायी जेल बनाने का एक फैसला लिया गया था और दिल्ली की केजरीवाल सरकार से अनुमति मांगी गई थी, तो वो अनुमति दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पुलिस को नहीं दी थी, जिससे स्पष्ट हो गया था कि जो केजरीवाल सरकार है वो किसानों के आंदोलन का समर्थन करती नजर आ रही है। साथ साथ केजरीवाल सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि हम खाने से लेकर किसानों के रहने तक की व्यवस्था करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी, मास्क तक उनको दिए जाएंगे, सैनिटाइजेशन वहां पर होता हुआ नजर आएगा, तो ऐसे में दिल्ली को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे थे। यानी आम आदमी पार्टी की बात करें, कैप्टन सरकार की बात करें, पूर्ण समर्थन जो है वो किसानों को उनका मिला हुआ है। लेकिन अगर हम इस समर्थन के बाद भी बात करें तो अभी भी किसान जो है वो सर्द रातों में अपनी जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं, क्योंकि एक ही मांग है कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों में या तो संशोधन किया जाए या इनको एक सिरे से रद्द किया जाए ताकि किसानों को राहत मिलती हुई नजर आए। जी, लेकिन विनीत, इस मामले पर राजनीति भी हो रही है और अब आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने जिस तरीके से कहा है कि सीएम कैप्टन को इस आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए था और वो इस पूरे आंदोलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के खत्म करवाना चाहते हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया है। इसके क्या मतलब निकाले जाए? देखिए, 2022 के चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में पंजाब की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मसले को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जरूर करती नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी की तरफ से पहले आरोप लगाए गए कि वो इस पूरे के पूरे आंदोलन को स्पॉन्सर कर रही है, दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी अपने वोट बैंक को बचाने की कवायद में जुटी हुई है। क्योंकि यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से एक बड़ा गेम कार्ड खेला था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव पास कर दिया था कि ये कानून जो है पंजाब में लागू नहीं। बिल्कुल बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार दिल्ली में किसान डटे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि बुराड़ी खुली जेल है, वहां नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ये जब से ये उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी समय ये कंडीशन रख दी थी उन्होंने कि किसान पहले वहां जाएं, फिर हम उनके साथ बात करने को तैयार हैं। मुझे ये लग रहा है सरकार का ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। पूरे देश का किसान आया है, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वो हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें ये करना चाहिए कि किसान आ रहा है, हमारा किसान आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा, वो किसानों को बड़े दिल से उन्हें रिसीव करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था भाई आप आइए, आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या, हम हमारे से बात कीजिए। अगर वो ये कहते और ये हमें उसी समय जब हम आ रहे थे, अगर सरकार ऐसा रवैया अख्तियार करती तो ये रोड ब्लॉक करने की क्या आवश्यकता बनती? नहीं बनती थी। तो ये हो गया है। अब सरकार क्या कर रही है, कंडीशन लगा रही है, आप पहले ऐसे करें। मुझे लग रहा है ये सरकार की अच्छी बात नहीं है। ਅਸੀਂ बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो ਅਸੀਂ पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं। पहला सबूत उत्तराखंड के किसान तेजेंद्र सिंह बिर्क, जो उत्तराखंड के किसानों का अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं। जो दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली का प्रशासन है, उन्होंने उनके साथ धोखा किया। तेजेंद्र सिंह बिर्क को कहा भी आइए, तुमको जंतर मंतर में ले जाते हैं, पर जंतर मंतर पर ले जाने की बजाय उनको घेर के बराड़ी पार्क में बंद कर दिया, जिसने पुष्टि कर दिया भी बराड़ी पार्क कोई आंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वाराणसी में देव दीपावली पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया जाना है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान गंगा के घाटों पर अलौकिक दृश्य वहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर देव दीपावली के मौके पर गंगा के 84 घाटों पर लगभग 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। पीएम मोदी क्रूज पर बैठकर गंगा घाटों की दिव्य छटा का आनंद लेंगे और इसके साथ ही गंगा किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। 15 घाटों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे।
काशी के 15 घाटों पर पेश होने वाले कार्यक्रम में तुलसी घाट, निषादराज घाट, महानिर्वाणी घाट और प्राचीन हनुमान घाट शामिल हैं। इन घाटों पर लोक नृत्य के कार्यक्रमों का वहां पर कार्यक्रम ऐसे किए जाएंगे, स्थानीय कलाकारों द्वारा ये पेश किए जाएंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद पीएम मोदी पहली बार 9 महीने के बाद काशी पहुंचेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा तालाब इंडिया 6 लेन के उद्घाटन और देव दीपावली महोत्सव समेत कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता देंगे सारनाथ पहुंचकर पीएम मोदी महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड शो को भी देखेंगे। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है कल जिस तरीके से देव दीपावली का कार्यक्रम वहां पर होगा और दिव्य अलौकिक नजारा वहां पर देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, जिस तरीके से अयोध्या में दीपावली का कार्यक्रम आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसी तरीके से अब वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाएगी। जो लेजर लाइट शो अयोध्या वासियों ने देखे थे, वही लेजर लाइट शो अब वाराणसी में शुरू हो गया और कहीं ना कहीं भव्य रूप से देव दीपावली मनाई जाएगी। और देश के पीएम और काशी से सांसद प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वयं इस पूरे कार्यक्रम की समीक्षा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक भव्य तरीके से इस देव दीपावली का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल पुनीत, तो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देव दीपावली पर काशी में अलौकिक दृश्य वहां पर देखने को मिलेगा, अलौकिक नजारा वहां पर देखने को मिलेगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई कार्यक्रमों में वहां पर शामिल होंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज।